सो वी आर स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक्स टॉपिक, ओके। और वो भी सीखेंगे। देखो, बहुत लोगों का ये कहना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर तो सिंपली क्या करिए, टॉपिक पढ़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि 3 घंटा में तो आप अगर अच्छी तरह से सारा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने लग रहे हैं, ओके, तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। देखो, जो हम अप्रोच बोल रहे हैं वो डिफरेंट है सबसे। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मेरा ये कहना है कि जितना टाइम दे सको उतना दो, ओके। तुम्हारा जो यूपीएससी प्रिपरेशन में 2 जगह टाइम जाना चाहिए। एक पहला टाइम जाना चाहिए न्यूज़पेपर में, ओके। और जो तुम्हारा दूसरा टाइम जाना चाहिए वो एनसीईआरटी के स्टैटिक पार्ट को सॉल्व करने में जाना चाहिए। और हम ये तुमको सिखाना चाहते हैं कि जो स्टैटिक पार्ट है उसको न्यूज़पेपर के साथ जोड़ करके तुम अपना टाइम को एक्सटेंड करो, न्यूज़पेपर को देने का जो समय है उसको एक्सटेंड करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ो कि ग्रोथ पेस इंटैक्ट एमिड ईजिंग इन्फ्लेशन सेज आरबीआई। यहाँ पर जब ये आर्टिकल बोल रहा है कि ग्रोथ जो होगा भारत का वो जिस पेस से हो रहा है उस पेस से होते रहेगा, ठीक है, इंटैक्ट एमिड ईजिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जो है वो ईज हो रहा है, कम हो रहा है, ये आरबीआई का कहना है। अब सिर्फ एक माइंडसेट ये कहता है कि ये आर्टिकल को बस हम इसका हेडिंग देखें, इसके जो भी कंटेंट है उसको पढ़ें और फिर आगे निकल जाए। मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि इसके बाद फिर तुमको जो स्टैटिक पार्ट में हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ाए हैं वो पूरा तुम्हें पढ़ना होगा। पूरा इन्फ्लेशन में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उसका जो नोट्स हम तुम्हें दिए हैं उसको फिर से अच्छी तरह से अध्ययन करो। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्या मैंने तुम्हें हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं पढ़ाया है? क्या मैंने कोर इन्फ्लेशन नहीं पढ़ाया है? कितने तरह के इन्फ्लेशन हम लोगों ने पढ़े हैं। वो सारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तुम्हें क्या करना है इस आर्टिकल के बाद या फिर साथ साथ उसको रिवाइज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन 5.2% है। क्या तुम्हें इन्फ्लेशन टारगेटिंग पढ़ाए थे? इन्फ्लेशन टारगेटिंग में बताए थे कि 2% से लेकर के 6% तक ही होना चाहिए। सिंपल मीनिंग ये है कि जब तुम एक आर्टिकल पढ़ो उसमें जो भी वर्ड है या फिर उसका कनेक्शन जो स्टैटिक पार्ट से है उसको उसी समय रिवाइज करो, बात खत्म। जल्दीबाजी में यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होती है, ओके। अब इस आर्टिकल को समझते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द आरबीआई हैज सेड, अब इसमें आरबीआई के बारे में सब चीज़ पढ़ो, हमने पढ़ाया है आरबीआई किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करता है। और इससे यूपीएससी में कल जो एग्ज़ाम हुआ है कुछ दिन पहले उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी से आया हुआ है। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको तुम यहीं से देख के रिवाइज करोगे। कल भी एक टॉपिक हम लोग आरबीआई का किए थे ना, प्राइवेट बैंक वाला, तो उसमें भी मैंने कहा था कि आरबीआई को एक बार देखोगे। तो देखो ना, 2 बार आ गया ना, 2 दिन में हम लोग 2 बार आरबीआई पढ़ लेंगे और 2 बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जब तीसरी बार आरबीआई आएगा तो हम लोग बस सिर्फ क्या करेंगे, सिंपली देख के पार कर देंगे, हम लोग उतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज द वे। इसी चीज को हम डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि टॉपिक्स रिपीट होंगे अगर तुम क्या कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। न्यूज़पेपर में नया न्यूज़ बोलते हैं, बहुत सारे न्यूज़ है, कैसे पढ़ेंगे? कोई बहुत सारे न्यूज़ नहीं है। हम लोग 2 दिन से मणिपुर पढ़ रहे हैं, आज भी मणिपुर का एक डिफरेंट एंगल देखेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन देखेंगे मणिपुर जरूर, ओके। चलो, the RBI has said that growth momentum in India is likely to be sustained as inflationary pressure easing. ठीक है, ग्रोथ देश करते रहेगा क्योंकि भारत में जो महंगाई है वो क्या हो रही है, ईज हो रही है। द सेंट्रल बैंक हैज सेड दैट अनलेस एन अल नीनो इवेंट स्ट्राइक्स द इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी इज एक्सपेक्टेड टू मूव डाउन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो आता है अल नीनो। क्या होता है? अब देखो, अल नीनो जो हो गया वो एक जोग्राफिकल टर्म हो गया, इसके ऊपर हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना समझो कि अल नीनो और ला नीना, ठीक है, ये क्या है, सदर्न ऑसिलेशन है, ओके। इट सिंपली मीन्स अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एनसो कहते हैं।
ये साउथ अमेरिका के कोस्ट इलाके में जो पेरुवियन कोस्ट है वहाँ पर होता है कि अल नीनो जब भी आएगा तब क्या होगा, भारत में मॉनसून का जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगा, ड्राउट टाइप सिचुएशन हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन उतना नहीं होगा तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो यही आरबीआई बोलना चाह रहा है, सेंट्रल बैंक बोलना चाह रहा है कि देखो अभी तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, यू कैन सी आउट हियर इन्फ्लेशन 5.2% हो गया है, कम होते जा रहा है, 6.4 था, 6.2 था, 5.2 पर आ गया है। इट सोर्स कि इन्फ्लेशन तो डाउन हो रहा है, लेकिन अगर अल नीनो इवेंट हो जाएगा तो हो सकता है इन्फ्लेशन फिर से भाग जाएगा। ठीक है, ओके। तो अल नीनो नहीं होगा तो इन्फ्लेशन जो होगा वो हमेशा काबू में रहेगा। ओके, इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर अचीव नहीं हो पा रहा है, 2% से लेके 6% तक अगर इन्फ्लेशन नहीं मेंटेन रह पा रहा है बाय द आरबीआई, तो आरबीआई को एग्रीमेंट के तहत ये बताना पड़ेगा कि ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। और यही आरबीआई बता रहा है कि देखो इन्फ्लेशन हो सकता है 6% भाग जाए, अगर क्या होगा, अल नीनो आ जाएगा। तो अल नीनो के वजह से क्या होगा, कम बारिश होगी। ला नीना जब आएगा तो बारिश जो होगी वो पर्याप्त होगी। समझ में आ रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से क्या तुमने उठाया, एक तो तुमने उठाया आरबीआई के सारे पॉइंट्स पढ़ोगे जो स्टैटिक पोर्शन से है, ज्योग्राफी से अल नीनो के सारे पॉइंट उठाओगे। ओके, अब इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी। अब इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी जो है वहां से तुम उठाओगे व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, ये भी स्टैटिक पार्ट में पढ़ाया हुआ है, वहां से वो ले लोगे। is expected to move down in the current financial year with headline inflation। headline inflation क्या होता है, core inflation क्या होता है। ओके, core inflation होता है जिसमें कि तुम जो भी volatile component है, यानी कि जिसका प्राइस स्टेबल नहीं रहता है, जैसे फूड हो गया, एनर्जी हो गया, इन सब को जब हम हटा देते हैं और फिर जो हमारा इन्फ्लेशन हम जोड़ते हैं वो कोर इन्फ्लेशन है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट कोर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, ओके, मैन्युफैक्चरिंग के जो भी तुम्हारे कंपोनेंट है उसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं कोर इन्फ्लेशन में। उसमें जो वॉलेटाइल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि फूड हो गया, ओके, टमाटर का आज दाम 10 रुपये है, कल हो जाएगा 100 रुपये, क्या करोगे। ठीक है, उसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। उसी तरह से तुम एलपीजी का प्राइस ले लो, उसी तरह से तुम क्रूड ऑयल का प्राइस ले लो। ओके, ये सारे वॉलेटाइल प्राइस हैं और इनको अगर इंक्लूड करके तुम अगर महंगाई नाप रहे हो तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, और अगर इनको तुम एक्सक्लूड करके महंगाई नाप रहे हो तो वो कोर इन्फ्लेशन। ये बात समझ में आता है? तो यहां से फिर अब तुमको स्टैटिक पार्ट से क्या उठाना है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन उठाओ। ओके, बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, तुम्हारा उसके बाद फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, बहुत सारे चीज़ मैंने लिखवाए हैं। अब लगा कि सर तो ऐसे ही तो 1-1.5 घंटा पार हो गया, सर एक ही टॉपिक में तो 1.5 घंटा पार हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, धीरे धीरे ये टाइम कम होगा। नेक्स्ट टाइम जब हेडलाइन इन्फ्लेशन आएगा तो तुम्हें क्या होगा कि देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? मैं बार बार वही चीज़ बोलूँगा क्योंकि तुम लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तक कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे में नहीं आएगा ना, तुम नहीं करोगे, तब तक ले तुम लोग नहीं सुधरोगे, तब तक ले तुम्हारा मार्क्स अच्छा बेहतर नहीं होगा। ओके, चलो, edging down to 5.2% from the average level of 6.7% in the previous year। सी 6% का पार किया ना, टारगेट था 6% से बाहर नहीं जाना चाहिए और 6.7% जा रहा है और 5.2% हो रहा है, तो एक बेटर चीज़ है ना। ओके, अब नाउ जीडीपी के ऊपर भी ये जो पार्ट है उसको देख लो। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल समझ लो कि जो भी हमारे पूरे इंडिया का प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ओके, वो जीडीपी है। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो तुम्हारा जीडीपी है ना। प्राइवेट कंजम्पशन शेयर हाईएस्ट इन जीडीपी। प्राइवेट कंजम्पशन मतलब हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उसका ग्रोथ 7.3% है। गवर्नमेंट का कंजम्पशन 1.2% का ग्रोथ है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट ही समझ लो ना, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, दैट इज 11.2% का ग्रोथ है।
यू कैन सी आउट हियर, यहाँ पर एक स्ट्रेंज फीचर है, 148.2% का ग्रोथ है नेट एक्सपोर्ट में। मैं इसी चीज की तो बात कर रहा था कि एक्सपोर्ट हम लोगों ने बहुत बढ़ाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लो कि वो हमारा परसेंटेज जो शेयर है जीडीपी का, उसमें -2.9% का नेगेटिव दिया हुआ है। इट मीन्स दैट कि हम लोग जितना इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। हम लोग इतना ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए भी हैं, फिर भी हमारा नेगेटिव जीडीपी का शेयर है उसमें। यानी कि इंपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा करवा रहे हैं एज रिस्पेक्ट टू हम लोग जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग यहाँ पर सरप्लस में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें फिर से वो करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला देखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में क्या, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में क्या, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक ना। और यहाँ पर क्या, एक्सपोर्ट में सरप्लस, ये एक्सपोर्ट में डेफिसिट। तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि एक्सपोर्ट में हमारा परसेंटेज राइज है, लेकिन फिर भी क्या है, वो डेफिसिट में है। कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट को लेकर, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है, कोई भी एक चीज को छोड़ा नहीं जाता है, ठीक ना। इसी तरह से तुम जागरूक होगे, तुम इच्छुक होगे और ज़्यादा पढ़ने के लिए, और सारा टॉपिक को कवर अप कर दोगे। अब इसी में क्या करते हैं, मैंने भी इन्फ्लेशन के कुछ टॉपिक जो हैं उसको यहाँ पर कर दिया है ताकि तुम लोग देख लो कि इन्फ्लेशन होता क्या है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन, इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन मतलब ऐसा नहीं होता है राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस तो होता ही है, आराम से पढ़ो, इन्फ्लेशन थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहे हैं। राइज इन प्राइस नहीं होता है, सस्टेन्ड राइज इन प्राइस होता है। मतलब एक समय तक के लिए अगर महंगाई, पैसे की जो उस वस्तु की जो प्राइस है वो अगर सस्टेन्ड रहे, कुछ समय तक वो महंगा रहे, तभी हम उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। सो यू कैन सी आउट हियर इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ goods and services, price level of goods and services in an economy. When the general price level rises each unit of currency by fewer goods and services. ठीक है, पैसा क्या होगा उसका, जो जैसे 100 रुपया में तुम मान लो कि 5 kg आलू खरीदते थे, अब फिर 100 रुपया लेके जा रहे हो तो सिर्फ 4 किलो ही आलू खरीद पा रहे हो। यानी कि तुम्हारा क्या हो रहा है, यू आर नाउ बाइंग फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज देन अर्लियर। अर्लियर तुम 5 किलो खरीद पा रहे थे, अब सिर्फ तुम 4 किलो ही खरीद पा रहे हो। यानी कि तुम्हारे पास जो पैसा था उसका वैल्यू घटा है। यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मैंने कहा ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी देख लेना कि क्या होता है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है, ओके, दैट रिवॉल्व अराउंड एडजस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, मौद्रिक नीति में बदलाव करना, उसमें चेंजेस करना। फॉर एग्जांपल कंसिडर करो, आरबीआई ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, रेपो रेट, ओके, रेपो रेट का इंटरेस्ट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट बढ़ा दिया, ठीक है। नाउ वो क्या कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंज कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बैंक भी करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। जब बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, उसकी वजह से पीपल बहुत रिलक्टेंट हो जाएंगे, वो नहीं चाहेंगे कि जा करके क्या करें, बैंक से वो लोन ले। जब पीपल के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो वो खर्च नहीं करेगा, और जब पीपल पैसे खर्च नहीं करेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, वेरी गुड, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें तो सारा चीज़ समझ में आता ही है, अब इसी को रिवाइज कर लेना है। गुड, बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इंडियन सिनारियो इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एग्रीड बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट इन 2015 एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। उस समय से इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट है। सबसे पहला जो कंट्री इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना स्टार्ट किया था वो न्यूजीलैंड था, ठीक है। न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ओके। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट, आरबीआई का प्रिंसिपल गोल होगा कि वो प्रिजर्व करे प्राइस की स्टेबिलिटी को, और उसी समय ग्रोथ को भी इंश्योर करे, परस्यू करते रहे। और यही वो आर्टिकल देखो, स्टैटिक पोर्शन में अपने नोट्स का तुम्हें दिखा रहा हूं यहाँ पर ना,
और उसको देखो ना करंट से कितना एग्जैक्टली वो मैच कर रहा है। जो करंट में तुम्हारा आज का आर्टिकल है वो क्या बोल रहा है कि देश क्या करते रहेगा, ग्रोथ को परस्यू करते रहेगा, आरबीआई ने कहा है। ओके, ग्रोथ जो रेट है वो अच्छी खासी रहेगी, ठीक है, और उसी के साथ साथ प्राइस स्टेबल भी रहेगा, महंगाई जो रहेगी वो कम भी होती जा रही है, ठीक ना। तो यही तो काम है आरबीआई का, यही तो हम लोगों ने स्टैटिक पार्ट में ये पढ़ा था और यही हम लोग करंट अफेयर में देख रहे हैं। तो दोनों एक साथ चलना चाहिए। यू कैन सी आउट हियर आरबीआई इज मैंडेटेड टू मेंटेन ए रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ 4% विथ इन ए 2 परसेंटेज पॉइंट डेविएशन, यानी +-2% रहना चाहिए। ओके, 4% का, यानी कि कम से कम 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 6%। और ये कौन सा है, ये सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन। अब यहाँ पर से क्या सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और भी बहुत सारे इंडेक्स मैंने करवाए हैं उसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सर्विस इंडेक्स भी है, हाउसिंग इंडेक्स भी है, उसके बाद फिर तुम्हारा वो पीपीआई भी है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी है, ठीक ना। वो सब को एक बार देख लेना। ओके, रिवीजन यूपीएससी इज ऑल अबाउट रिवीजन। अपना सोर्स को सीमित रखो, ओके, और उसी को बार बार रिवाइज करो। चलो, if the central bank fail to meet its inflation targeting, then it will send a report to the government explaining why। अब why का आंसर यही है कि देखो, अगर हो सकता है कि 5.2% का जो अभी आरबीआई बोल रहा है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, वो हो सकता है कि 6% से भाग जाएगा, तो वाई का आंसर दे रहा है कि अल नीनो अगर आ जाएगा तो। दिया ना वाई का आंसर। उसके बाद वाट स्टेप, वही फिर वाट स्टेप में सारे मॉनेटरी पॉलिसीज आ गए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, ओपन मार्केट ऑपरेशन करना, उसका भी पूरा नोट्स है, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना है। गुड। इट विल ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द टारगेट लेवल। आरबीआई ये बताएगा कि कितना समय लगेगा जिसमें कि वो उस इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर इन्फ्लेशन को ले आएगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद फिर और स्टैटिक पार्ट से क्या जोड़ना है, नोट्स के अनुसार कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। अभी मैंने तुम्हें कोर इन्फ्लेशन पूरी तरह से बताया। कोर इन्फ्लेशन इज द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट डज नॉट इंक्लूड दोज फ्रॉम द फूड एंड एनर्जी सेक्टर। मैंने बोला कि तुम्हें फूड और जब एनर्जी को तुम ऐड नहीं करते हो, ओके, फूड एनर्जी को तुम जब एक्सक्लूड करते हो, दैट इज योर कोर इन्फ्लेशन। और जब तुम सारे कमोडिटीज को, फूड हो, एनर्जी हो और भी बाकी सारे आइटम्स को ऐड करते हो, देन दैट बिकम्स हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्हें हटाया इसलिए जाता है क्योंकि ये मोर वॉलेटाइल होते हैं। पहली बार कोर इन्फ्लेशन का स्टार्ट किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, जबकि उस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोगों ने क्या किया है, प्राइस को स्टेबल कर दिया, प्राइस को स्टेबल कर दिया, इन्फ्लेशन को स्टेबल कर दिया, लेकिन उन्होंने उस प्राइस को स्टेबल किया था जिसमें कि फूड और एनर्जी का कंपोनेंट ही नहीं था। ओके, तो जब भी लिखा हुआ है कोर इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल है, इसका मतलब ये है कि फूड और एनर्जी एक्सक्लूडेड है। और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम किससे है, फूड और एनर्जी से है। हमारा फूड में वॉलेटिलिटी भी होती है और सबसे ज़्यादा तो एनर्जी के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी होती है। देखो ये सारे नोट्स सही हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस भी थे, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ओके, है ना क्वेश्चन सारे। तो यहाँ तक जो है क्वेश्चन बनाना चाहोगे क्या, बना लो, बनाओ। कोर इन्फ्लेशन यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चल जाएंगे, मणिपुर वाला, ठीक। तो तुम लोग का आंसर इसमें क्या है, बी ना। देखते हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी। कोर इन्फ्लेशन इट टेक्स इनटू अकाउंट, तो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। फूड और एनर्जी को हटाता है कोर इन्फ्लेशन, तो ये गलत हो जाएगा। और कोर इन्फ्लेशन अगर राइज होगा तो क्या करेगा, आरबीआई इंक्रीज करेगा पॉलिसी रेट को, तो ये सही है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। गुड। The term of the core inflation was coined by Epstein. It is an inflation measure which excludes transitory or temporary price volatility, as in the case of some commodities. Okay? Which of the following statement given are correct? देखो तो जल्दी आंसर दो। तुम्हारा ये है, बाकी सबका वही है, ठीक। आंसर जो है, हाँ, एक्सक्लूड
नहीं सर, वो एक्सटिन। हाँ, ये पर्सन था जिसने कोर इन्फ्लेशन को कॉइन किया था। आंसर ये होगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है देख लेना, इसको भी देखो, कोई एक आंसर दो, सब अपना बाकी आंसर मार्क कर लो, एंड विकास यू गिव द आंसर, बट जल्दी। सो कोर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट द रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स and services in an economy. This is wrong. Generally, core inflation is the preferred tool for for long-term policy. B answer.